हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना दोस्त सतपाल गोदारा हाजिर हूँ एक और एडिटोरियल के साथ में। आज 19 नवंबर है और आज का अपना एडिटोरियल है वो यूएस चाइना रिलेशनशिप को लेकर के है। तो अमेरिका चाइना के जो संबंध है उन पर दिया गया है और उनसे इंडिया के लिए क्या सीख है, ये आज के एडिटोरियल की खास बात रहने वाली है। और साथ ही साथ एक और सूचना आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दे देना चाहता हूं। कल सोमवार 20 नवंबर सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक एसएससी जीडी का और एसएससी सीजीएल का नया ऑफलाइन बैच अपने सीकर सेंटर पर, स्कॉलर्स स्टडी सेंटर, नवलगढ़ रोड, सीकर सेंटर पर अपने शुरू होने जा रहा है। अगर आप जीडी के लिए है तैयार तो कैलेंडर आ चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं और आप अपनी ऑफलाइन स्टडी स्कॉलर स्टडी सेंटर के साथ शुरू करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी प्राथमिकता है। तो देर किस बात की, आइए कल सुबह 9 बजे नए बैच को ज्वाइन करिए। आपका क्लास में इंतजार रहेगा। तो तब तक अपने करते हैं एडिटोरियल आगे शुरू। तो चलो देखते हैं आज का क्या है। 19 नवंबर का एडिटोरियल, जिसमें अपने वोकैब, रीडिंग स्किल्स और करंट इश्यूज की चर्चा करेंगे। जैसे ये संडे स्पेशल है तो ये यस्टरडे वाले से ही अपने पिकअप किया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं, वहां पर मिल जाएगा ये आपको। नेक्स्ट आज की वोकैब स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। रेस्पाइट पहला वर्ड आ रहा है, रेस्पाइट। तो रेस्पाइट का मतलब होता है मोहलत, राहत। तो यहाँ पर ये कई तरह से हो सकता है, इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई कानूनी राहत मिलना, आपको कोई काम से आपको राहत मिलना, रिलीफ मिलना। अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट फ्रॉम समथिंग दैट इज डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट। कोई भी कठिन चीज हो उससे अगर आपको थोड़ा बहुत भी क्या मिले, शॉर्ट रेस्ट मिले, दैट इज रेस्पाइट। सिनोनिम हो गया प्रिवेंटिव रिलीफ और सोजॉर्न। तो सोजॉर्न यानी थोड़ा सा विश्राम काल। तो विश्रांति काल आपको मिल जाए, आराम मिल जाए कुछ भी कठिन कार्य या समस्या से, दैट इज रेस्पाइट। सो प्रिवेंटिव रिलीफ या सोजॉर्न इसका सिनोनिम हो गया। एंटोनिम हो जाएगा ब्लेम और सेंसर, निंदा करना या उसको रेस्ट न देना, अनरेस्ट करना, कंटिन्यू करना। द ड्रग ब्रॉट ए ब्रीफ रिस्पाइट फ्रॉम दी पेन। औषधि से उसे दर्द से थोड़ी देर के लिए क्या मिल गई, राहत मिल गई। ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। तो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड क्या रहने वाला है अपना। कंसेंसस, सर्वसम्मति, मतैक्य। सर्वसम्मति या मतैक्य, जब हम आम राय हो हमारी, एग्रीमेंट अमंग ए ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों में आम राय हो। तो देखते हैं कि ये सरकार कुछ काम करना चाहती है तो कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पे आम राय होनी चाहिए। तो ऐसे दो देशों के बीच में संबंध होते हैं तो उनको लेकर के ये जो आम राय हो। अकॉर्ड और कंसेंसस ऑफ इडम। डिसएग्रीमेंट, माइनॉरिटी व्यू, ये इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे, असहमति या अल्पमत। Everyone on the council seems to understand the need for consensus। तो परिषद में हर कोई ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आम राय, सर्वसम्मति की आवश्यकता को है जो समझ रहा है। ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज लूमिंग ऑन। एडजेक्टिव है लूम ऑन, आसन, संकट, इम्पेंडिंग, नियर फ्यूचर में आप पर कोई आफत आने वाली हो, संकट है आने वाला, और समथिंग अनवांटेड और अनप्लीजेंट अबाउट टू हैपन सून और काजिंग वरी। तो निकट भविष्य में कोई समस्या आने वाली हो और जो आपको चिंता में डाल दे, तो आसन, संकट, विपत्ति कोई आए। सो इमिनेंट और इम्पेंडिंग डिजास्टर्स। तो निकट भविष्य, नियर फ्यूचर में आपके कोई डिजास्टर आए, इमिनेंट या इम्पेंडिंग डिजास्टर। डिस्टेंट और रिमोट, दूर की बात हो, तो ये क्या है, एंटोनिम हो जाएगा। द लूमिंग थ्रेट ऑफ सोशल अनरेस्ट। सो सामाजिक जो अनरेस्ट है, बेचैनी है, उसका जो आसन खतरा है उसको लेकर के। नेक्स्ट इज रिचेटिंग अप। रिचेट अप फ्रेजल वर्ब है, तो एक दिशा में आगे बढ़ते हुए उभरना यानी बढ़ना के अर्थ में अगर कोई चीज है
इंक्रीज होती है कोई समस्या आदि, तो हम कहते हैं ये रेचअप हो रही है। सो टू इंक्रीज समथिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय अवधि में कोई चीज में वृद्धि हो जाना। ए डिबेट शुड रेचअप अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम अमंग मेंबर्स ऑफ द जनरल पब्लिक। जन साधारण के अंदर डिबेट से, बहस से क्या है, एक अवेयरनेस है, जागरूकता है, वो बढ़नी चाहिए। तो अवेयरनेस इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, तो उसे क्या होगा, जन सामान्य को फायदा होगा। और किसी भी डिबेट का ये एक अच्छा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ये फ्रेजल वर्ब हुई आपकी। नेक्स्ट वन इज डिसरप्टिव। डिसरप्टिव आपको पता है विघ्नकारी, जो हानिकारक को संकट में डाल दे, हार्मफुल हो। टू बी डिसरप्टिव मीन्स टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम कंटिन्यूइंग और ऑपरेटिंग इन ए नॉर्मल वे। सिस्टमेटिक वे से, आराम से कुछ भी चल रहा होता है, उसको अगर हम डिस्टर्ब करते हैं, दैट इज डिसरप्टिव। सिनोनिम हो गया हार्मफुल और डेट्रीमेंटल। तो जो हानिकारक हो, जो डेट्रीमेंटल हो, वो इसका सिनोनिम हो गया। एंटोनिम वेल बिहेव्ड और मैनेजेबल, सुव्यवस्थित, जो बिल्कुल आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं करे, दैट इज सुव्यवस्थित। A new government's efforts to undo much of its predecessors' work is damaging and disruptive. तो एक नई सरकार आती है, तो उसके जो प्रयास है टू अंडू मच ऑफ इट्स प्रीडेसेसर्स वर्क, पूर्ववर्ती, प्रीडेसेसर्स का मतलब होता है पूर्ववर्ती, जो पहले वाली जो इसकी जो सरकार है उसके कार्यों को अगर क्या करती है सरकार, अंडू करना चाहती है, उन्हें वापस रोल बैक करना चाहती है, हटाना चाहती है, तो ये बहुत ही खतरनाक और डिसरप्टिव, हानिकारक होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शासन को है जो बदले की भावना से कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। ओके। एविटेबल का एंटोनिम होता है इनएविटेबल। एविटेबल होता है बचा जा सके, इनएविटेबल जिसे बचा नहीं जा सके। इनएविटेबली एडवर्ब है, अनिवार्य रूप से, अनअवॉइडेबली। तो एविटेबल जिसे अवॉइड किया जा सके। इन से अपोजिट बन गया, अवॉइडेबल का अपोजिट होता है अनअवॉइडेबल, तो जिसे बचाना जा सके यानी कंपल्सरी हो। तो इनएविटेबली यानी अनअवॉइडेबली। तो ऑटोमेटिकली, स्वतः स्फूर्ति हो, नेसेसरीली हो, अनिवार्य रूप से हो। एवर्टेबल या एविटेबल, तो एविटेबली यानी इविटेबल से ही इविटेबली बना है, तो इन लगने से ऑपोजिट बनता है, तो इन हटा दिया तो ये इसका एंटोनिम हो गया। तो एविटेबल और एवर्टेबल, जिसे बचा जा सके, यानी ये ऑप्शनल हो गया। क्या हो गया? ये ऑप्शनल हो गया। द राइज इन द इंटरेस्ट रेट सीम्स इनएविटेबल, ऐसा लगता है कि ब्याज दरों में वृद्धि है वो इनएविटेबल है, वो अनिवार्य रूप से होने वाली है, इसे टाला नहीं जा सकता। ओके, चलो जी, आज का एडिटोरियल देखते हैं। द हिंदू। बिल्डिंग द फ्लोर, ठीक है, मंच तैयार करना। ऑन द यूएस चाइना समिट मीटिंग, जो अमेरिका चाइना की जो समिट है, शीर्ष सम्मेलन हो रहा है, शिखर सम्मेलन हो रहा है। लेसन्स फॉर इंडिया, इसके बारे के लिए क्या सीखा है इस बैठक के अंदर? मूव्स बाय द यूएस एंड चाइना टू स्टेबलाइज देयर रॉकी रिलेशंस, ऑल्ड लेसन्स फॉर इंडिया। तो अमेरिका और चीन द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं, कुछ ऐसे मूव्स किए गए हैं जो उनके जो चट्टानी संबंध है उनमें स्थिरता लेके आने वाले हैं, क्योंकि इनमें अक्सर टकराव होता रहता है। तो उसमें कुछ भारत के लिए लेसन्स है, यानी सीख है। तो इंडिया को चाइना यूएस की समिट से क्या सीखना चाहिए? This week's summit meeting between US President Joe Biden and Chinese President Xi Jinping in San Francisco, USA, is unlikely to resolve any of the major differences that plague relations between the world's two biggest powers. तो इस सप्ताह की जो शिखर बैठक हुई दो देशों के बीच में, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में सैन फ्रांसिस्को के अंदर, अनलाइकली टू रिजॉल्व एनी ऑफ द मेजर डिफरेंसेस दैट प्लेग रिलेशंस। अब इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आने वाला जिसे
वो क्या करते हैं, द प्लेग रिलेशंस, वो संबंधों को प्लेग करती है, खराब करती है, बिटवीन द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर्स, दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें हैं अमेरिका और चीन, उनके बीच जो संबंध खराब हो रहे हैं, तो उनके जो डिफरेंसेस हैं उसमें कोई बहुत बड़ा रिजॉल्व हो जाए इसकी संभावना बहुत कम है। It has, however, offered the promise of much needed respite, rahat, for the world by stabilizing a relationship that has recently been in free fall and brought growing concern. Yes, लेकिन however इसने एक अवसर उपलब्ध करवाया है, offered the promise, एक वादा दिया है कि थोड़ी बहुत रेस्पाइट मिल जाए, राहत मिल जाए दुनिया को, बाय स्टेबलाइजिंग ए रिलेशनशिप, की अपने संबंधों को थोड़ा स्थिर कर लें, जो कि हाल ही में रिसेंटली क्या हुए, फ्री फॉल हो गए, एकदम पूरी तरह से नीचे गिर गए, यानी खराब हो गए। एंड ब्रॉड ग्रोविंग कंसर्न्स, और बहुत ज्यादा उन्होंने सबको चिंता में डाल दिया। इसको लेकर के द समिट ऑन द साइडलाइंस ऑफ एपेक, ये जो बैठक है साइडलाइंस के परिप्रेक्ष्य में, साथ ही साथ के दौरान, साइमल्टेनियसली ऑन द साइडलाइंस ऑफ एपेक यील्डेड टू सिग्निफिकेंट टेकअवेज, इसे दो महत्वपूर्ण परिणाम निकले। द फर्स्ट इन्वॉल्व सेवरल कंक्रीट एग्रीमेंट्स, पहला तो इसके अंदर कई सारे ठोस समझौते हुए, इंक्लूडिंग टू रेस्टार्ट मिलिट्री टू मिलिट्री डायरेक्ट डायलॉग, की एक तो हॉट लाइन की शुरुआत हुई कि मिलिट्री टू मिलिट्री डायलॉग इनकी बातचीत है, वो सीधी डायरेक्ट डायलॉग है जो शुरू किया जाए अमेरिका और चाइना के बीच में। एंड टू डिस्कस रिस्क एंड सेफ्टी इश्यूज इन्वॉल्व विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और दूसरा जो जोखिम और सुरक्षा, रिस्क एंड सेफ्टी के जो मुद्दे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर के, एआई को लेकर के, जो कि आजकल दुनिया में सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि अमेरिका ने क्या कर दिया, चाइना को एआई संबंधी टेक्नोलॉजी है वो कम से कम है जो प्रोवाइड करने का डिसीजन लिया हुआ है, तो एआई को लेकर के है जो सुरक्षा और जोखिम के जो मुद्दे हैं उन पर है, और एक मिलिट्री टू मिलिट्री डायरेक्ट डायलॉग की बातचीत है, जो इन दो मुद्दों पर उन्होंने है जो बातचीत करने का फैसला किया, समझौता किया है, ये एक अच्छी बात है। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं क्या कहते हैं एडिटर्स। द सेकेंड इज व्हाट बोथ साइड्स हैव डिस्क्राइब्ड एज establishing a floor to the relationship. So the second is what both, जो दूसरा एआई वाला मुद्दा है, तो दोनों पक्ष कह रहे हैं, जिन्होंने इसको इस तरह से प्रस्तुत किया है, डिस्क्राइब किया है एज एस्टेब्लिशिंग फ्लोर टू द रिलेशनशिप, ये एआई वाला जो मुद्दा है ये उनको आगे के लिए जो मार्ग प्रशस्त करेगा। That was the goal when the two leaders last met in Bali 2022, और ये लक्ष्य भी था जब ये दोनों नेता पिछली बार बाली में 2022 में मिले थे। द बाली कंसेंसस, बाली की जो सर्वसम्मति थी, was however blown away by the spy balloon incident, और ये बाली वाली सहमति आपको पता ही है उस जासूसी गुब्बारे वाले घटना के साथ ही ब्लोन अवे हो गई, फूट गई। यानी चाइना का एक स्पाई बैलून आपको याद होगा अमेरिका के क्षेत्र में गया था और उसको पैसिफिक ओशन में अमेरिका ने क्या किया है जो ब्लास्ट करके फोड़ दिया था, तो उसके साथ ये सर्वसहमति भी ब्लो अवे हो गई थी, फूट गई थी। यहाँ भी ब्लोन अवे फ्रेजल वर्ब है, आप देख सकते हैं। दिस टाइम देयर इज कॉशियस ऑप्टिमिज्म, अब यहाँ पर बहुत ही कॉशियस सचेतता के साथ चेतावनीपूर्ण ऑप्टिमिज्म, बड़ी आशावादिता है। दैट दिस अटेम्प्ट एट स्टेबलाइजेशन हैज बीन बिल्ट ऑन मोर सॉलिड ग्राउंड, कि ये जो प्रयास है ये संबंधों को स्थिर करने का ये काफी सॉलिड ग्राउंड पर, मजबूत आधार पर तैयार किया जा रहा है। बट हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट रिमेन्स एन ओपन क्वेश्चन, लेकिन ये कितने समय तक बना रहेगा, लास्ट करेगा यानी बने रहना, तो ये एक खुला प्रश्न है। स्पेशली विद टू पोटेंशियली डिसरप्टिव पॉलिटिकल इवेंट्स, खास तौर से दो जो संभावित डिसरप्टिव हानिकारक हार्मफुल जो राजनीतिक घटनाक्रम है, लूमिंग ऑन, जो कि सन्निकट है, आसन संकट है,
लूमिंग ऑन द होरिजन क्षितिज पर। और वो दो संकट क्या है? जनवरी नेक्स्ट ईयर ताइवान गोज टू द पोल्स, पहला ताइवान में चुनाव होने वाले हैं, जिसे चाइना कहता है कि वन चाइना नीति कहता है, ताइवान चीन का ही हिस्सा है। एंड द आउटकम्स कुड सी ए फर्दर रेचिंग अप ऑफ टेंशंस अक्रॉस द स्ट्रेट। और उस चुनाव के क्या परिणाम होने वाले हैं, वो आगे वास्तव में इन दोनों के जो टेंशंस हैं उनको उभारने वाला है, रेचअप करने वाला है, बढ़ाने वाला है। रेचअप करना यानी इंक्रीज करना। तो इस पूरे स्टेट के अंदर, ताइवान की खाड़ी के अंदर उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। ऑन ताइवान बोथ साइड्स रीइटरेटेड देयर स्टैंड्स, ताइवान पर दोनों ने अपने पक्ष पर बल दिया है, रीइटरेट किया है कि पहले की बात को ही दोहराया है। चाइना कहता है ताइवान हमारा है और अमेरिका कहता है ताइवान स्वतंत्र देश है। विद चाइना कॉजनिंग अगेंस्ट इंटरफेरेंस, चाइना की जो कॉजनिंग चेतावनी है कि चाइना है जो ताइवान के मामले में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस या हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। एंड द यूएस सेइंग इट अपोज्ड एनी चेंज इन द स्टेटस क्वो, और यूएस ने कहा है कि वो इसकी जो स्टेटस क्वो है, यथास्थिति है, इसमें कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं करेगा। स्टेटस क्वो जानते हो आप? यथा स्थिति। ये जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी के अंदर आपने ये शब्द हैं जो अच्छी तरह से देखे होंगे, एबियस कॉर्पस, स्टेटस क्वो, सर्टियोररी, मेंडामस। तो ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। यथा स्थिति स्टेटस क्वो की जो सिचुएशन है वैसी ही बनी रहनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट वन इज मीनवाइल the US will next year go into the election ahead of the polls in November 2024। ठीक 12 महीने बाद अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। तो यूएस अगले साल है जो चुनाव में जाने वाला है, इलेक्शन मोड ahead of polls in November 24। तो 2024 नवंबर में चुनाव होने वाले अमेरिका में। एंड campaign season inevitably brings heated rhetoric on China। और जो चुनाव प्रचार अभियान है वहां आपको पता ही है चीन पर उनको काफी हीटेड रेटरिक मिलने वाला है, बड़ी काफी कड़ाई से चाइना के सामने वो अभियान करने वाले हैं नेता अमेरिका के अंदर। ए लॉन्गर टर्म कंसर्न, और एक लंबी अवधि का संबंध है। एंड वन दैट अंडरलाइंस द लिमिट्स ऑफ दिस मॉडेस्ट स्टेबलाइजेशन, और वो इसकी स्थिरता के अंदर निहित है। is a basic point of difference in how they see the future of their relations। और वो ये बात है कि वो अपने संबंधों के भविष्य को कैसे देखते हैं। यानी चुनाव में जाने वाले अमेरिकन नेतृत्व है वो अपने चीन के साथ संबंधों को आगे लेकर के क्या सोचते हैं, ये चुनाव में क्लियर होगा। एज मिस्टर जी पुट इट, जैसा कि मिस्टर जी ने कहा, द नंबर वन क्वेश्चन, कि पहला ही एक नंबर का प्रश्न है, was whether they were adversaries or partners, कि क्या वे एडवर्सरीज हैं, विरोधी हैं, या पार्टनर्स हैं, या सहयोगी हैं। यानी हम प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। एडवर्सरी यानी प्रतिस्पर्धी। तो वो कह रहा है कि हम प्रतिस्पर्धी नहीं हैं बल्कि क्या है, पार्टनर हैं। तो पार्टनर हैं या विरोधी हैं ये पहले तय कर लो। ही क्रिटिसाइज्ड यूएस फ्रेमिंग ऑफ द रिलेशंस एज बीइंग फंडामेंटली कॉम्पिटिटिव, और जी जिनपिंग ने कहा, आलोचना की अमेरिका की इस बात को लेकर के कि वो अमेरिका चीन के संबंधों को ऐसे बता रहा है फंडामेंटली कॉम्पिटिटिव, की मूलभूत रूप से हम है जो कॉम्पिटिटिव है, एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धी हैं। सेइंग इट वुड लीड टू मिस इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग, और इससे क्या है कि गलत सूचना वाली नीति निर्धारण होगा दोनों देशों को लेकर के। मिसगाइडेड एक्शंस, गलत दिशा वाले मिसगाइड किए हुए जो कार्यवाही होगी। एंड अनवांटेड रिजल्ट्स, इसके अनचाहे परिणाम आएंगे। तो जी जिनपिंग कहना चाहते हैं कि हम एडवर्सरी नहीं है, हम पार्टनर्स हैं, अमेरिका और चाइना। एंड आस्क्ड इट टू रेफ्रेन फ्रॉम फ्लिप फ्लॉपिंग, रेफ्रेन होता है से बचना, और उसने अमेरिका से कहा कि आपको फ्लिप फ्लॉपिंग, फालतू की बातों से बचना चाहिए। एंड क्रॉसिंग द लाइन्स, और लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने से बचना चाहिए। क्रॉसिंग द लाइन्स यानी लिमिट से बाहर नहीं जाना चाहिए। ऑन द इश्यूज इंक्लूडिंग ताइवान एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, खास तौर से जब ताइवान का मुद्दा है और निर्यात को नियंत्रित करने की बात आई, यानी कि चीन से जो निर्यात होता है उसको कंट्रोल करने को, और ताइवान के मामले में अमेरिका को उसने स्पष्ट चेतावनी दे दी है।
चलो आगे देखते हैं मिस्टर बाइडेन क्या कहते हैं। However, emphasized that US and China are in competition. मिस्टर बाइडेन ने हालांकि इस बात पर बल दिया है कि यूएस और चाइना वो पार्टनर हो ही नहीं सकते, वो तो कंपटीशन में है, प्रतियोगी है और रहेंगे, स्पष्ट कहा है। And described the immediate challenges as how to manage it responsibly. और उन्होंने इसको इस तरह से डिस्क्राइब किया है कि इमीडिएट चैलेंज, तत्काल में चुनौती ये है कि हम इसको कैसे हैंडल करते हैं, इसको बड़ी जिम्मेदारी से कैसे मैनेज करते हैं। These differences aside, one crucial point of agreement is the apparent realization that high-level engagement and open challenge are key in preventing competition from sliding into conflict. अब इसका एक ये जो डिफरेंसेस हैं, these differences, ये जो मत है दोनों के अलग रखना। जी जिनपिंग कहते हैं हम एडवर्सरी नहीं पार्टनर हैं, बाइडेन कहते हैं नहीं हम बिल्कुल क्लियर करता है हम तो कंपटीशन में हैं। तो ये जो मतांतर है इनको एक बार अलग रख दिया जाए। एक क्रूशियल पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट, एक सहमति का नाजुक बिंदु ये हो सकता है कि अपरेंट रियलाइजेशन दैट, एक स्पष्ट जो बात समझ लेनी चाहिए कि हाई लेवल एंगेजमेंट एंड ओपन चैनल्स आर की इन प्रिवेंटिंग कंपटीशन। जो कंपटीशन है इसको प्रिवेंट करने का, रोकने का एक ही तरीका है, हाई लेवल उच्च स्तरीय है जो एंगेजमेंट हो, बातचीत होती रहे और खुले चैनल से बात, यानी कि डिप्लोमेटिक कूटनीति से बात होती रहे, फ्रॉम स्लाइडिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट, ताकि आप कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष में है जो ना पड़ जाएं, उसमें स्लाइड होने से, फिसलने से, गिरने से बच जाएं। दिस ऑफर्स क्लियर लेसन्स टू इंडिया। ये यहां पर भारत के लिए एक स्पष्ट सीख है टू इंडिया, टू द इंडिया चाइना रिलेशनशिप। तो भारत चीन संबंधों को लेकर के एक यहाँ सीख है। एज द क्राइसिस अलोंग द LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंटर्स इट्स फोर्थ विंटर, क्योंकि भारत चीन के जो LAC को लेकर के संबंध है वहां पर जो संकट है वो चौथी शीत ऋतु में आ गया, 4 साल होने को है। डायलॉग इन एंड ऑफ इटसेल्फ इज नॉट ए कंसेशन, कि गाए बगाए जो डायलॉग करते हैं, अपनी बातचीत करते हैं, वो कोई कंसेशन नहीं है। एंड एज द यूएस एंड चाइना हैव रियलाइज्ड, जैसा कि अमेरिका और चीन ने समझा है, बिल्डिंग ए फ्लोर, कि वो एक ऐसा मंच तैयार करें व्हेन टाइज बिटवीन मेजर पावर्स आर एट द रिस्क ऑफ फ्री फॉल, जब दो बड़ी ताकतों के बीच संबंध हो, वो औंधे मुंह गिरने के खतरे में हो, फ्री फॉल में हो, उसके डेंजर में हो, जोखिम में हो, इज द फर्स्ट स्टेप। तो किसी तरह से डायलॉग को रखना, एक मंच तैयार करना, ये पहला कदम हो सकता है। तो ये है एडिटर्स का जो विचार आज के संदर्भ में अमेरिका और चीन के रिलेशनशिप को लेकर के। आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं? तो आपको पता ही है, विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड जो एसएससी की अपनी वोकैब होती है, तो उसमें डिप्लोमेसी और कूटनीति संबंधी फॉरेन रिलेशंस को लेकर के बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, इसलिए आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। तो आप इसको देखते रहें। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA S जयशंकर है जो अपने फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके ट्विटर हैंडल से भी आप इस तरह की वोकैब है जो तैयार कर सकते हैं, जो हमारे एग्जाम में आती है। तो उम्मीद करता हूं आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं और इन शब्दों को साप्ताहिक रूप से रिवाइज करते रहें। तब तक के लिए अपने कल एक और नए सेशन की तैयारी करते हैं और उसके साथ मिलते हैं। और फिर से एक बार याद दिला देता हूं आपको, अपना एसएससी का CGL और GD का ऑफलाइन बैच कल सोमवार को सुबह 9 से 1 बजे तक सीकर सेंटर पर स्टार्ट हो रहा है। तो आप आ जाइए और कल से ऑफलाइन स्टडी भी शुरू कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।